चलो स्टार्ट करें। कहाँ थे? कल हम पढ़ रहे थे फिजिक्स। फिजिक्स में कहाँ थे? सरफेस पर सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन की बात होती है ना, और मैंने तुमसे कहा था सरफेस टेंशन में कि अगर वर्कडन का फार्मूला जो हमारा होता था वो क्या होता था? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ठीक है, ये फार्मूला होता था हम लोग सरफेस टेंशन, ठीक। उसके बाद तो फार्मूला होता है सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अगर एरिया क्या हो? इंक्रीज। एरिया क्या हो? इंक्रीज। अगर एरिया इंक्रीज होगा, अगर एरिया इंक्रीज होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? देखो कोई नहीं, सही है, सही है, सही, ठीक है। हाँ, तो फार्मूला था सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ठीक है। कल मैंने नोट करके लिखवाया था, कल अपन नोट करके लिखवाया था। देखो अगर सरफेस एरिया क्या होगा? डिक्रीज। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी थी? रिलीज होगी, ठीक है। तो हाँ भाई, एनर्जी का भी फार्मूला वर्क डन इक्वल एनर्जी होगी, ठीक है। तो एनर्जी के लिए भी क्या हो जाता था? यू इज कर दो, चाहे एनर्जी लिख दो चाहे वो। सरफेस टेंशन को तुम ऐसे भी डिनोट कर सकते हो और सरफेस टेंशन को तुम टी से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। कुछ किताबों में सरफेस टेंशन को ऐसे डिनोट किया हुआ है, कुछ किताबों में सरफेस टेंशन को टी से डिनोट किया हुआ है, ठीक। अब चलो हेडिंग आता है अगला, रिलेशन बिटवीन surface energy and surface tension. Relation between surface energy and surface tension. Relation between surface energy and surface tension. सबसे पहले देखो, बचपन में तुम लोगों ने देखा होगा वो होता था, जैसे अगर हम लोग कभी भी अगर कपड़े उपड़े देखो, कपड़े उपड़े धोते हैं सर्फ वर्फ डालते हैं, ठीक है। सर्फ डालने के बाद अगर हम लोग ऐसे हाथ डालें तो हमारे यहाँ जो हाथों के बीच में एक फिल्म सी बन जाती है, ठीक है। और बचपन में तुमने देखा होगा कि वो कुछ वो आते थे ना, उसमें ऐसे सोप में हम लोग सबमर्ज करते थे, उसके बाद वो ओपन करते हैं तो वो ऐसे गोल गोल टाइप का ऐसा होता था, ऐसा डंडा टाइप का होता था। तो इसके भी आता तो इसके अंदर क्या हो जाता था? इसके अंदर फिल्म जनरेट हो जाती है, इसके अंदर फिल्म जनरेट हो जाती है। और इस फिल्म को जब हम फूंक मारते थे तो वो बुलबुला बन जाता था, ठीक है, सोप का बुलबुला बन जाता था, ठीक है। तो अब उसी चीज को समझो, यहाँ पर ये क्या है? मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास में कोई एक फिल्म, ऐसे फिल्म, यहाँ पर ये फिल्म है, यहाँ पर एक फिल्म है। अगर यहाँ पर एक पतली सी फिल्म बनी हुई है और ये ऐसा एक खांचा है, ये खांचे में क्या है? जो ये लंबाई है, इसकी लेंथ तुम कुछ भी मान लो, वैसे मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ क्या मान ली? L मान ली, इसकी लेंथ क्या मान ली? L। अगर ये खांचा है, इसको मैं अगर धीरे धीरे पकड़ के इधर खींचूं, धीरे पकड़ के मैंने इसे खींचा, तेजी से खींचोगे तो ये फिल्म क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। मुझे इतने धीरे खींचना है कि लगभग मानना है कि यहाँ पर फोर्स लगभग 0 के बराबर, इतना धीरे खींचना है कि ये फिल्म टूटे नहीं। और तुम जानते हो ये फिल्म वैसे नाजुक कितनी होती है? बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? मैंने जब इसे यहाँ से पकड़ के खींचा और खींचते मान लो मैं यहाँ तक ले आया और यहाँ पर मैंने खींच दिया, कितना खींच दिया? X खींच दिया। कितना खींच दिया? X।
x खींच दिया। अगर मैंने इसे x खींच दिया, मैंने कहा अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो मेरा वर्क डन का सीधा फार्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, x डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है। अब सरफेस टेंशन का कल मैं फार्मूला लिखवाया था कि सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैं फोर्स बराबर देखूंगा तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, इसके अंदर सरफेस टेंशन कितनी है, s, सरफेस टेंशन s, लेंथ कितनी है इसकी, l। अब जरा सोचो सर जी, एक बात सोचो, जैसे मान लो कोई भी चीज है, अगर कोई भी चीज अगर तुमने पानी में डाली हुई है, ठीक है, या कोई जैसे पेपर ले लो, ये मैंने पेपर ले लिया, ठीक है, एक पेपर ले लिया, मैं कहूँ बताओ इसकी सरफेसेस कितनी है, तो इसकी सरफेसेस दो हैं, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, दो सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैंने क्या करा है, देखो यहाँ पर जो भी ये सरफेस बनी हुई है, ये सरफेस जो यहाँ पर जो भी ये जो लेंथ जो है यहाँ पर कुछ भी, तो इसके साथ में एक सरफेस इधर है और एक सरफेस उधर है, टोटल सरफेसेस कितनी है, दो। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर टोटल सरफेसेस दो हैं, एक सरफेस इस तरफ और एक सरफेस उस तरफ। तो जब मैंने यहाँ पर जो इसे धीरे धीरे फोर्स दिया है, सर फोर्स का फार्मूला होता था सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। जितनी लेंथ पर ये यहाँ से कंबाइंड है, ठीक है, जितनी लेंथ से यहाँ पर ये मिली हुई है। अब मैं कहूँ बताओ लेंथ कितनी है, तो एक लेंथ है ऊपर वाली सरफेस के लिए और एक लेंथ है इसकी पीछे वाली सरफेस के लिए। टोटल कितनी लेंथ होंगी, दो लेंथ, ठीक है। सरफेस तो एक ही है, सरफेस एक है, एक एक इधर मिली हुई है और एक उस तरफ मिली हुई है, ठीक। जैसे मान लो अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ये हमारा ये क्या है, दीवार है, ये दीवार को अगर मैं पूरी तरीके से ऐसे मिला दूँ, पूरी तरीके से ऐसे मिला, ठीक है, मिला दिया। अब तुम कहोगे सर सरफेस तो ये एक ही सरफेस है, लेकिन एक कोना देखो इधर मिला हुआ और एक कोना उसके अपोजिट साइड में मिला हुआ, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ एक लेंथ सर जी ये, अरे लेंथ ही तो आ रही है और दूसरी लेंथ कहाँ है, उस तरफ। इसी टाइप से लिया गया है कि यहाँ पर अगर ये कोई भी फिल्म है तो एक तरफ इधर लेंथ होगी और एक तरफ लेंथ कहाँ होगी, दूसरी तरफ होगी। तो यहाँ पर जो फोर्स का फार्मूला होगा सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स कितनी लेंथ पर लगेगा, 2L, कितनी पर लगेगा, 2L पर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2L। तो अगर मैं फोर्स के लिए देखूँ तो सर फोर्स का फार्मूला हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू 2L। तो वर्क डन मेरा और इनटू x तो मेरा रहेगा, इनटू x मेरा ये रहेगा। तो ये मेरा क्या आया, वर्क, ये क्या आया, वर्क, ये आया वर्क। अब देखो वर्क डन के बाद में अगर मैं एनर्जी के लिए कहूँ, कौन सी एनर्जी सर, सरफेस एनर्जी, कौन सी एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी अगर मैं देखूँ तो सरफेस एनर्जी का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया, वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा, सरफेस एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। सर वर्क डन मेरा कितना आया, तो वर्क डन मेरा आया S इंटू 2L इंटू x। सर चेंज इन एरिया, तो एरिया तो सिर्फ इतना ही बड़ा है, एरिया तो सिर्फ इतना बड़ा है। अब ये एरिया कितना बड़ा है, अब ये एरिया से हम लोग देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे, तो सबसे पहले एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी हुई है इसके अंदर, x, कितनी हुई है, x, और लंबाई इसके अंदर कितनी है, तो लंबाई देखो इधर से भी L और उधर से भी L, तो टोटल लंबाई कितनी है, 2L। तो यहाँ से ये पूरा कट जाएगा तो सिर्फ क्या आएगी, S। S का मतलब ये हुआ कि सर ये जो मेरी सरफेस एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी वो किसके बराबर होती है, सरफेस एनर्जी बराबर होती है सरफेस टेंशन के। तो सरफेस एनर्जी जो होगी वो सरफेस टेंशन के बराबर होगी, ठीक है। ये कई बार पूछा भी गया है कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का रिलेशन क्या है, तो सरफेस एनर्जी का रिलेशन, सरफेस एनर्जी किसके इक्वल होती है, सरफेस टेंशन के इक्वल, ठीक है। इसे उतार दो, सरफेस एनर्जी जो होती है वो सरफेस टेंशन के बराबर होती है।
अब कल मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर एरिया डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज, ठीक है, तो मैंने एनर्जी का कॉन्सेप्ट कराया था, ठीक है। अगर एरिया डिक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होती थी, रिलीज होती थी, ठीक है। और अगर एरिया इंक्रीज होता था तो एनर्जी क्या होती थी, एब्जॉर्ब होती थी, एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी, ठीक है। आज 31 है ना, अभी शेड्यूल नहीं आया, अभी शेड्यूल नहीं आया ना क्लासेस का। आज ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद में जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी वो हमारी होगी थर्मोडायनामिक्स, और थर्मोडायनामिक्स होगा ना वो तुम्हारी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करेगा, तुम्हारा केमिस्ट्री से भी और तुम्हारा फिजिक्स से भी, पूरी की पूरी तरीके से। लगभग 90% तुम कह सकते हो, 90% फिजिक्स और केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स पूरा सेम है। और थर्मोडायनामिक्स से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 3-4 क्वेश्चन तो बन जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, दोनों पूछा जाता है, दोनों को मिला तो 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये इन लोगों ने जो सिलेबस मुझे सेंड किया था उसमें तो उन्होंने फ्लूइड तो सिर्फ 2-3 लेक्चर में खत्म कर दिया, लेकिन फ्लूइड इतने कम लेक्चर में खत्म नहीं होती। हालांकि इससे खाली पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो मैंने कल कराया था, क्या कि एनर्जी रिलीज कब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है, और कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो वहां पर आपको चेंज इन एरिया निकालना पड़ेगा, तब जाके होता है। अब एक बार बताओ, एक बार एक बूंद थी बड़ी वाली, उसे मैंने छोटी बूंद में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उस सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ या बढ़ गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, और वॉल्यूम वॉल्यूम वही रहेगा। और किसी एक स्फेरिकल बूंद है, कोई स्फेरिकल ड्रॉप है, उसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, कुछ वॉल्यूम का फार्मूला नहीं पता होगा तो रेडियस कैसे निकालोगे। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4πr², 4πr²। हाँ, एरिया का फार्मूला होता है 4πr², ठीक है। वो तो आइए से अभी क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड when 1000 small water drops, when 1000 small water drops, 1000 small water drops, each of radius, each of radius, each of radius 10 की पावर -7 मीटर, 10 की पावर -7 मीटर, coalesces, COA LESCE, COA LESCE, coalesce, to form a large drop, to form a large drop, to form a large drop. सरफेस टेंशन लिख लो, सरफेस टेंशन इज कर दो 7 × 10 की पावर -2, 7 × 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। बच्चों इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर नीट क्वेश्चन पूछेगा तो नीट इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो तुम्हारा जैसे ही कोर्स हो जाएगा उसके बाद में अपन रिवीजन करवाएगा, और हाँ जैसे ही तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा वैसे ही अपन रिवीजन करवाएगा। अगर 1 महीने का रिवीजन करवाएगा तो आप ये समझो 50 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन में आपको 35+ क्वेश्चन रिवीजन से ही मिलेंगे, और उसमें वही चीज़ें करवाई जाती हैं जो नीट पूछता है या जी पूछने की संभावना
करना है, सिंपल सिंपल सारी बड़ी पढ़ा जाता है, ठीक है। सरफेस टेंशन 7 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर, 7 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 1000 ड्रॉप्स मिलके एक ड्रॉप बना देते हैं। 1000 ड्रॉप को मिला के क्या बना दिया, एक ड्रॉप। अब बताओ सरफेस जो टेंशन था, एरिया था, वो क्या हुआ, एरिया क्या हुआ, डिक्रीज हुआ भाई, ज्यादा से मिलके एक बन गई, एरिया क्या हो गया, डिक्रीज, एरिया डिक्रीज। तुम खुद ही बोले थे कल कि सर अगर एरिया डिक्रीज होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक। और अगर एरिया इंक्रीज होता है तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर नहीं भी दे रखा होता तब भी तुम्हें पता होना चाहिए कि एनर्जी कब रिलीज होती है और कब एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। सिंपल सी बात है सर, सबसे पहले मुझे पूछा गया चेंज इन एरिया, मैंने कहा 1000 लार्ज ड्रॉप थी लेकिन सबका वॉल्यूम क्या रहा, सेम। वॉल्यूम का मतलब हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। छोटी वाली की रेडियस क्या मान ली मैंने, स्मॉल आर। बड़ी वाली रेडियस की बड़ी जो बन गई उसकी क्या मान ली, कैपिटल आर। 4/3 से 4/3 पाई कट गया। 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻3 आर की पावर 3, ठीक है, कैपिटल आर की पावर 3। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो लार्ज ड्रॉप बनी है वो 10 आर है, 10 आर है पहले। अब बात करी जाए, अगर मेरी बात करें सर सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया, सबसे पहले मुझे बताओ चेंज इन सरफेस एरिया किसका ज्यादा था, छोटी वालों का। छोटे वालों का एरिया क्या था, बड़े वाले का एरिया क्या था, कम। और किसी भी स्फेरिकल ड्रॉप का जो एरिया का फार्मूला होता है तुम लोग क्या बोले, 4πr²। तो 4πr², लेकिन ये थी कितनी, 1000। ये तो 1 का है, ये कितने का है, 1 का। तो 1000 का निकालना है तो 1000 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, माइनस छोटी वाली का, तो 4π कैपिटल r²। सर जी यही तो एरिया आया, ये 1000 का एरिया हो गया, ये 1 का एरिया हो गया, ठीक है। 1000 में से 1000 के एरिया में से 1 का एरिया घटा दिया, वही तो मेरा चेंज इन एरिया आया, चेंज इन एरिया। तो अब देखो यहाँ पर सर अगर मैं लूँ तो क्या कॉमन लिया मैंने, 1000 से वो ऐसे ले लिया, 4πr² ऐसे ही, 4π ऐसे ही, कैपिटल आर की जगह मैंने क्या कर दिया, 10r का स्क्वायर। 10r का क्या हो जाएगा, 100, 10 का क्या हो जाएगा 100। यहाँ का तो क्या आया सर, 4000 πr² माइनस 100 की 4 से करा 400 πr²। इसमें से ये घटाओ तो कितना आएगा, 3600 πr। यही तो है चेंज इन एरिया। बस खाली चेंज इन एरिया निकालने के बाद में अगर तुमसे एनर्जी पूछी है तो तुम बोले सर मैं तो सीधा जानता हूँ टेंशन इनटू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सर सरफेस टेंशन दे रखी है 7 × 10⁻⁻2, चेंज इन एरिया कितना आया, तो बोले 3600। पाई की जगह चाहे 22/7 या 3.14, 3.14, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। सर अब आई आर की बात, आर मुझे क्वेश्चन में क्या रखी है, 10⁻⁻7, कितनी दे रखी है, 10⁻⁻7। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 10⁻⁻7 का क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, 10⁻⁻7 का स्क्वायर। अब देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁻2, ठीक है, यहाँ रह गया 3622। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की घात -40। भाई -7 का क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, -7 का स्क्वायर तो 10⁻⁻14 हो गया, ठीक है, -14 ये -2 ये कितना हो गया, 10⁻16, ठीक है, 10⁻16। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो बेटा 2 है, ये 2 को क्या लिख सकते हो, 10⁻+2, 10⁻, और 36 की किससे मल्टीप्लाई करो, 22, ठीक है। तो 36 की मल्टीप्लाई करो 22, नोट डाउन करो, आंसर आ गया, नोट डाउन करो। 2 × 12 के 2 आंसर लगे, 3 × 6 हो गए 7, 6 × 12 के 2 आंसर 3 × 6 हो गए 2, 9, कितना आया 792 × 10⁻⁻14 जूल, ठीक है।
ये आंसर है 792 इंटू 10 की पावर माइनस 14 जूल। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। या अगर तुमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये कह देगा कि भाई ज़्यादा से कम एरिया होगा तो बताओ रिलीज कब होगा और रिलीज कब होगा और एब्जॉर्ब कब होगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। सिर्फ आपको चेंज इन एरिया निकालना है, बस चेंज इन एरिया निकाल के फटाक से सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा। लिया अब अगला एन पड़ेगा। इसके बाद एक्सिस प्रेशर, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं एक्सिस प्रेशर से, और जो भी क्वेश्चन आते हैं ना वो देखते ही लगा दो उसका आंसर। जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका देखते ही लगा दो कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक्सिस प्रेशर में बस सिंपल सी खाली एक बात याद रखनी है, डेरिवेशन कैसे हुआ कैसे होगा तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि डेरिवेशन देखोगे तो फिर डेरिवेशन ही देखने रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अगर एक्सिस प्रेशर एक्सिस प्रेशर की बात, ठीक है। तो सर एक्सिस प्रेशर क्या होता है? एक्सिस प्रेशर का मतलब हो गया प्रेशर डिफरेंस। एक्सिस प्रेशर का मतलब हो गया प्रेशर डिफरेंस। अब प्रेशर डिफरेंस का मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास, तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना, कोई मेरे पास एक बबल है, ठीक है। अब मेरे पास में ड्रॉप है, ठीक। अब मेरे पास कोई पानी है, कोई भी लिक्विड है, लिक्विड में क्या है? बबल है। लिक्विड के अंदर कोई बबल, ठीक है। मैंने अपनी तीन कंडीशन ली। अब सर सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कितनी सरफेसेस पर पानी हवा है, हवा के कांटेक्ट में, कितनी सरफेसेस पर हवा के कांटेक्ट में। सर देखो मैंने कहा बाहर प्रेशर P1 माना, अंदर प्रेशर P2 माना, बाहर प्रेशर P1 अंदर P2, बाहर P1 अंदर P2। इन दोनों प्रेशरों का अंतर ही, इन दोनों प्रेशर का डिफरेंस ही एक्सिस प्रेशर कहलाता है। इन दोनों प्रेशर का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? एक्सिस प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। अब एक्सिस प्रेशर का देखो फार्मूला हम लोग कैसे याद करना है, कैसे? सर कोई भी एक सरफेस होगी तो उसका कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन होगा, कोई भी सरफेस है उसका क्या होगा? सरफेस टेंशन। सर इसका सरफेस
टेंशन होगा, इसका भी सरफेस टेंशन होगा, इसका भी सरफेस टेंशन होगा। मैंने सभी का सरफेस टेंशन T मान लिया, सभी का सरफेस टेंशन मान लिया T। तो देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये बुलबुला है, कोई भी बबल है, बबल के अंदर भी हवा भरी है और बाहर भी क्या है, हवा। ये क्या है, ड्रॉप, ड्रॉप के अंदर पानी है, ये कोई भी लिक्विड है और बाहर क्या है, हवा। तो यहाँ पर हवा कितने के कांटेक्ट में है, एक अंदर एक बाहर, दो के कांटेक्ट, कितने कांटेक्ट में है, यहाँ हवा कितने के कांटेक्ट में, एक के, सिर्फ बाहर के। यहाँ हवा कितने के कांटेक्ट में है, एक के अंदर है, एक के कांटेक्ट में, किसी कांटेक्ट में एक। तो एक के लिए, ठीक है, ऐसे करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ तुम लोग के लिए, वैसे कि किताब का मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, तुम लोगों को याद करने को मन से भी सिखा दो। यदि हवा का कांटेक्ट जितनी सरफेस से हो, एक्सिस प्रेशर निकालने के लिए, एक्सिस प्रेशर निकालने के लिए उतने में 2T/R से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब जरा सोचो सर, यहाँ एक्सिस प्रेशर, और हमेशा याद रखना अंदर की सरफेस जहां पर कर्व हो, जहां पर क्या हो, कर्व, उधर प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पर भी कर्व हो वहां प्रेशर ज्यादा होगा। सर प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, P2 पर, क्योंकि ये कर्व ऐसा है कर्व, देखो अंदर की ओर कर्व है, तो प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, P2 पर। प्रेशर कहाँ कम होगा, P1 पर। इसी को हम क्या बोल देंगे, एक्सिस प्रेशर डेल्टा, एक्सिस प्रेशर। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितनी हवा कितने के कांटेक्ट में था, 2 के, तो 2 से किसकी गुणा कर दूं, 2T/R, तो क्या हो जाएगा सर, R क्या है, R इसकी रेडियस है, R इसकी क्या है सर। यहाँ पर भी क्या होगा सर, अरे P2 माइनस P1, क्या यही डेल्टा P है, यहाँ कितने के कांटेक्ट में है, 1 के, तो सिर्फ क्या रहेगा 2T/R, R इसकी क्या है, रेडियस। सर यहाँ पर कितने के कांटेक्ट में है, 1 के, यहाँ पर भी प्रेशर किसका ज्यादा रहेगा, 2 का, तो P2 माइनस P1 बराबर डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2T/R, 2T/R, क्योंकि यहाँ पर भी कितने के कांटेक्ट में है सर, 1 के, सिर्फ एक के कांटेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली आपसे जो फार्मूला पूछे जाते हैं ना, वो आपसे एक्सिस प्रेशर के बारे में पूछा जाता है कि अगर मेरा कोई भी बबल है, और बबल कहाँ है, हवा में, बबल अगर हवा में है तब कितने से कांटेक्ट है, 2 से, तो एक्सिस प्रेशर का फार्मूला 4T/R। अगर कोई ड्रॉप है तो 2T/R, ठीक है। ये कोई बबल है लेकिन किस में है, पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो क्या होगा सर जी, तो 2T/R। अब ये मत सोच लेना सर कि कोई भी ड्रॉप है वो लिक्विड के अंदर है, मान लो तुमको पानी की बूंद पानी के अंदर है, ठीक है, तो वो उसमें मिल जाएगी, फिर बूंदी कहाँ बचेगी, ठीक है, कहीं मार फिर भी बूंद बचेगी। तो ये होता है एक्सिस प्रेशर के लिए, ऐसे फार्मूलास काफी सारे पूछे जाते हैं। अब बताओ मुरलीधर, एक बार बताओ, मेरे पास 2 बुलबुले हैं पानी के, मेरे पास 2 बुलबुले, एक की रेडियस ज्यादा है, एक की रेडियस कम है, R1 इज ग्रेटर देन R2, किसका R1 ग्रेटर देन R2, मुझे बताओ किसका एक्सिस प्रेशर, सरफेस टेंशन सेम, किसका एक्सिस प्रेशर ज्यादा होगा, R1 वाली का, R2 वाली का, R2 वाली का, क्यों, डेल्टा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, R की। अगर R छोटा होगा तो डेल्टा P क्या होगा, बड़ा, ठीक है, डेल्टा P बड़ा, ये ध्यान। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन कभी भी ये आए, एक छोटा बबल है एक बड़ा बबल है, छोटा बबल है और एक बड़ा बबल है,
तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा? तो छोटी वाली का प्रेशर ज्यादा होगा, एक्सिस प्रेशर छोटी वाली का ज्यादा होगा, एक्सिस प्रेशर छोटी वाली का ज्यादा होगा। ठीक है, पहली चीज भी ऐसे कुछ नहीं। तो हम लोगों को अगर एक्सेस प्रेशर निकालना होगा तो हम इस प्रकार से एक्सेस प्रेशर अब अगर कभी भी अगर कोई ऐसी चीज पूछ ली जाए, जैसे मैंने कहा मान लो एक बबल है, कोई भी सोप बबल है, सोप बबल मतलब साबुन का बुलबुला, ठीक है, कोई मेरे पास सोप बबल है और मैंने कहा बाहर जो प्रेशर है वो 8 atm है, या बाहर प्रेशर क्या है P0, इसकी मुझे रेडियस भी पता है, ठीक है, इसका सरफेस टेंशन भी पता है, और तुमसे क्वेश्चन में कह दिया कि बताओ इनसाइड का प्रेशर बताओ कि इस सोप बबल के इनसाइड कितना प्रेशर होगा। तो पहले तो चीज तुम्हें ये याद रखना है सर, जिधर कर्व होगा उधर प्रेशर ज्यादा, जिधर कर्व होगा उधर प्रेशर ज्यादा। तो सर अगर तुम इसमें पूछोगे तो मैंने कहा अगर मैंने इनसाइड प्रेशर P1 मान लिया तो तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो सर अगर ये सोप बबल है और ये हवा में है तो इसका क्या हो जाएगा 40/R, और डेल्टा P क्या होता है, अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर इक्वल टू 40/R। तो अगर मैं अंदर का प्रेशर निकालूं P1 तो इसको उधर ले जाऊंगा, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो क्या यही आ जाएगा P1 इक्वल टू P0 प्लस 40/R। इस टाइप से भी कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। जब भी क्लास लगेगी तो थर्मोडायनामिक्स की क्लास लगेगी, तो थर्मोडायनामिक्स में मैं आपको बता रहा हूँ अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो तब भी काम मत छोड़ो, क्लास मत छोड़ना थर्मोडायनामिक्स। मैं दोनों क्लास मत छोड़ो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपके लिए। थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री के लिए भी उतना ही अच्छा है और फिजिक्स के लिए, और दोनों में मैंने कहा 90% कवर, 90% फिजिक्स केमिस्ट्री का लगभग सेम है। एक दो बातें हैं खाली बस जो चेंज है और बाकी कोई चेंज नहीं है। और इसमें थर्मोडायनामिक्स में इसमें मैं तुम्हारा कैलोरीमेट्रिक, हीट ट्रांसफर जो भी होगा, रेडिएशन वाला पार्ट, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगी, ठीक है। तो उसकी क्लासेस मत छोड़ना किसी तीनों से। थर्मोडायनामिक्स के बाद, थर्मोडायनामिक्स के अंदर, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर, थर्मोडायनामिक्स जैसे खत्म होगा, थर्मोडायनामिक्स जैसे जैसे ही तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स खत्म होगा उसके बाद में वेव मोशन आता है, ठीक है। वेव मोशन, चलो वेव मोशन में तक पढ़ाई होगा, फिर वेव मोशन के बाद ये लेवल खत्म हो जाएगा। अब
मतलब हम लोगों को पढ़ते हुए भी तो 3 महीने हो गए, ये 3 महीने हो गया नहीं हो गया, 3 महीने हो गए पढ़ते हुए, ठीक है। और थर्मोडायनामिक्स कितने ही लेक्चर मिला तो कम से कम 10 लेक्चर मिले, 10 लेक्चर और 10 के बाद में 3-4 लेक्चर फिर हो गया। तो मेरी समस्या अगर अभी नेक्स्ट मंथ अगर 14 लेक्चर या 13 लेक्चर, जैसे इस महीने 11 लेक्चर मिले थे, 11 लेक्चर मिले थे, तो इसमें आज को लगा के 11 लेक्चर मिले, तो 11 लेक्चर्स में ये होगा, अगर पिछले महीने में 11 लेक्चर मिले तो 11 खत्म हो जाएगा। और अगर तुमने शेड्यूल से डाल दिए, जैसे बायोलॉजी के भी शेड्यूल से पढ़ी हुई हैं पर डे क्लासेस, इस टाइप से डाल दिए तो अपना 11th खत्म होके 12th के भी चैप्टर हो गए, ये चीज़ें पढ़ना, ठीक है। तो हाँ ठीक है, चलो देखो सर जी एक बार अब मुझे बताओ, कोई मेरे पास में एक ऐसा ट्यूब है, ये ऐसे, ये लिक्विड है, ठीक है। तुमसे एक्सिस प्रेशर पूछा, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, ये बिंदु ए और नीचे बिंदु बी, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। सर अगर एक्सिस प्रेशर पूछा जाए कि एक्सिस प्रेशर कितना होगा, तो सबसे पहले तो प्रेशर ज्यादा किधर होगा, ए साइड। लेकिन हमने इससे पहले जब हम कॉलम पढ़ रहे थे तो हम लोग कहते थे पानी के अंदर तो ऊपर से ज्यादा होता है, ये भी तो हमने पढ़ा था फ्लूइड में, ये भी तो पढ़ा था फ्लूइड में। देखो हमने क्या पढ़ा था, ये ऐसे कुछ है, एक प्रेशर यहाँ एक प्रेशर यहाँ, तो यहाँ पर प्रेशर जितनी गहराई पर होगा उतना ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये लिया गया है, ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कि ये ज्यादा नीचे नहीं है बी वाला पॉइंट, ये जस्ट यहाँ है तो ये जस्ट यहाँ, ठीक है। फिर मैंने दूर से इस दूर के लिए थोड़ा इसलिए बता दिया है जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मैं एक भी यही बनाता और दूसरा भी यही बनाता तो तुमको दूर से लगता दोनों एक ही पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए तो सर एक्सिस प्रेशर किधर ज्यादा होगा, प्रेशर ए पर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो सर जी आपने बताया कि जिधर कर्व होता है, जिधर कर्व होता है उधर प्रेशर ज्यादा होता है। अगर इसकी सरफेस टेंशन पी है तो एक्सिस प्रेशर क्या हो जाएगा, पीए माइनस पीवी इज इक्वल टू 2t अपॉन आर, 2t अपॉन सर आर क्या है, आर देखो अगर मैं इसे ऐसे कंप्लीट करूं इस गोले को, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो है, ठीक है। कहीं तुम इस ट्यूब की रेडियस में समझना, इस ट्यूब की रेडियस आ रही है, जो यहाँ पर देखो ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, इस कर्व को अगर अपन ऐसे कंप्लीट करें तो जो ये रेडियस बनती वो रेडियस है तुम्हारी आर, ठीक है। तो ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नीचे। दूसरी चीज बताओ, यही ऐसे लिक्विड है, ठीक है, ऐसे लिक्विड है। अब एक पॉइंट ए और एक पॉइंट नीचे बी, एक पॉइंट ए और नीचे दूसरा पॉइंट बी, किधर किधर ज्यादा होगा, इसका प्रेशर क्या होगा, तो सर बी पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कहाँ कम होगा, क्या लगाऊं, अरे 2t अपॉन, ये तो समझ में आ रहा है, 2t अपॉन आर, 4t अपॉन आर में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा, कहाँ पर ज्यादा होगा कहाँ पर कम होगा। अब देखो IIT एक क्वेश्चन पूछी, वो मेंस क्वेश्चन पूछ लिया था लास्ट ईयर से लास्ट ईयर का होता है, ठीक है, पिछली साल से पिछली साल
मेंस ने एक क्वेश्चन पूछ लिया किसी बबल्स के ऊपर। मेंस ने क्वेश्चन पूछा था, मेंस ने कहा कि मेरे पास में 2 बबल थे। मेंस क्या पूछा कि 2 बबल है, एक बबल इसकी रेडियस मान लो R1, एक दूसरा बबल जो छोटा बबल है, दूसरा बबल छोटा। अब वो छोटा बबल आया और इससे चिपक गया, आया और इससे चिपक गया। ठीक है, अब तुम खुद बताओ, कभी भी तुम 2 गुब्बारों को जब एक तो ऐसे भी फोर्सफुली, थोड़ा हल्का सा फोर्सफुली करो तो देखो उनके जो बीच की सरफेस होती है ना, वैसे तो एक गुब्बारा पूरा ऐसा है, पूरा गोल है, लेकिन जब तुम दूसरे गुब्बारे को उसको टच करके हल्का सा फोर्सफुली करोगे तो जहां पर वो टच होता है ना वहां पर शेप चेंज होगा। कभी भी सोच देखना, एक गुब्बारा लेना, उसकी शेप अलग, इसकी शेप अलग, दोनों की शेप अलग अलग है। जब उन्हें कंबाइंड करोगे आप, जब उन्हें मिलाओगे, ठीक है, मिलाने के बाद में हल्का सा फोर्स लगाना, हल्का सा फोर्स लगाना, तो देखना जो सरफेस होगा ना, सरफेस वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा तो इसका सरफेस सर जी ऐसे था, इसका सरफेस ऐसे था। जब ये दोनों लोग आपस में मिले तो इनका सरफेस क्या हो गया सर, चेंज हो गया। सरफेस क्या हो गया, सरफेस क्या हो गया, चेंज। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ प्रेशर P1 है और यहाँ प्रेशर P2, इधर प्रेशर ज्यादा होगा, 1 पर कि 2 पर? फ्रेम पर कितना प्रेशर ज्यादा होगा? अच्छा, P2 पर प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा? सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम, रेडियस कम है। क्या कम है, रेडियस। ये सिंपल सी बात है, रेडियस कम है इसलिए करता। अच्छा एक बात सर, इसका प्रेशर ज्यादा, इसका प्रेशर कम, तो अगर जो इन दोनों की कंबाइंड आई है, कंबाइंड जो सरफेस है, कंबाइंड सरफेस वो किधर झुकी हुई होगी, जिधर प्रेशर ज्यादा, जो तुम बोले जिधर प्रेशर ज्यादा, तो इनकी जो कंबाइंड सरफेस है वो किधर झुकी हुई होगी। अगर मैं इसे पूरा गोला बनाऊं, क्या बनाऊं पूरा, तो लगभग मैंने माना कि अगर मैं इसको गोला बनाता तो ऐसे बनता, तो ये गुल्ला बन नहीं था। मैंने तुम्हें कोई एक आर्क दी, ये आर्क, तो ये आर्क तो तभी बनेगी ना जब यहाँ पर कोई गुल्ला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रकार की क्या है, आर्क। जो ये आर्क है, ना तो वो इसकी है और ना तो वो इसकी है, तो कौन से गोले की है, ये मान ली, और इसकी रेडियस मैंने क्या मान ली, क्या रेडियस मान ली। तुमसे जो पूछा गया था इस कैपिटल आर की वैल्यू पूछी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन 2 soap bubbles different radius, 2 soap bubbles different radius, 2 soap bubbles different radius, different radius, come together to form a double bubble, to form a double bubble, find the radius, of curvature, find the radius of curvature of the internal film surface, of the internal film surface common to both the bubbles,
कॉमन टू बोथ द, यानी कि देखो इन दोनों का कॉमन जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि क्या पूछा तुमसे, आर पूछा। अब बिल्कुल सिंपल है, कभी कुछ नहीं करना। देखो कैसे, सर मैंने बाहर प्रेशर कुछ भी मान लिया, पी डैश मान लिया, ठीक है, तो इधर भी क्या है, ठीक है सर जी। सबसे पहले मैं इसके लिए इसके लिए, और ध्यान रखिए दोनों सेम लिक्विड है, दोनों लिक्विड सेम। सर अगर मैं इसके लिए लूंगा तो आप बोले सर P1 माइनस P डैश इज इक्वल टू 2D अपॉन R1, 2D अपॉन R1। सर अगर मैं छोटे वाले के लिए लूंगा तो P2 माइनस इज इक्वल टू 2D अपॉन R2, 2D अपॉन, यही तो आएगा। अब मुझे देखो, मुझे क्या निकालना है, मुझे इसकी रेडियस निकालनी है, इस वाली की रेडियस। तो इसकी रेडियस का निकालूंगा, कौन सा ज्यादा है, P2, कौन सा कम है, P1। तो मैं अगर P2 माइनस क्या निकालूंगा, P1, जो मेरा क्या होगा 2T अपॉन, क्योंकि सभी देखो टेंशन तो T है, और इस वाली सरफेस की रेडियस यही तो है, और ये कितनी है, तो मुझे कैसे नहीं करके P2 माइनस क्या करना है, P1। यानी कि सर अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मानूं, इसे इक्वेशन 2, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, P2 माइनस P डैश माइनस, जब इस वाले को घटाया तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, बराबर इसमें से, तो 2D अपॉन R2 माइनस 2D अपॉन R1। देखो इससे ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, और इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया, 2T, तो क्या बचा 1/R1 R2, 1/R2 अपॉन 1/R, एक तो बचा। सर अगर मैं नीचे LCM ले लूँ, नीचे LCM, तो R1 इंटू R2, तो R1 माइनस, ये क्या आया, P2 माइनस। देखो अगर मैं इन दोनों की कंपेयर करूं, इन दोनों की क्या करूं, देखो बेटा यहाँ भी P2 माइनस P1, यहाँ भी P2 माइनस P1, इसे इक्वेशन चाहे थर्ड कर लो, चाहे इसे इक्वेशन फोर्थ कर लो, कंपेयर कर लो, कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ। तो कंपेयर करूंगा तो R की जगह देखो यहाँ क्या है, 1/R, और यहाँ पर क्या है, R2 माइनस R1 माइनस R1 माइनस R1 माइनस R2 अपॉन R1, तो R की वैल्यू क्या है, R1 R2, R1 माइनस ये है। तो सर हमें, हमारे लिए जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्या हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं, आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि आपके में 4 ऑप्शंस होते हैं, तो 4 ऑप्शंस में आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 ये होती है, और ये डेरिवेशन कराया ही जाता है पेपर में। इससे पहले भी कभी जब पूछा गया था, बहुत सारे पेपर हुआ करते थे, तब भी कराया जाता था, मेंस में पूछा गया था, उससे पहले भी कराया जाता था, और अब भी कराया ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी किताब में लिखा, जो भी तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है, वो सब आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि बताओ यहाँ पर रेडियस क्या होगी, तो ये रेडियस बताओ, कौन सा पहले लिखना है, कौन सा बाद में, ये पता है ना, ये भूल जाना।
एक्चुअली लेक्चर की कमी के कारण मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस करा नहीं पाता कि या तो पर डे एक लेक्चर होता तो हो जाता है। मतलब 137 लेक्चर्स हैं, अगर तुम लगाओगे तो 4 या 12 लगभग 4 महीने में 4 महीने में 11 का जाना पड़ता है। बायोलॉजी वाले सर के 200 कुछ 172 दो क्लासेस चलती हैं, केमिस्ट्री की चलती है, फिजिक्स की चलती है, बायोलॉजी की चलती है। कंटिन्यू चलेगी क्या करें 3 घंटे वैसे मैं 5-6 घंटे में पढ़ाई है, मतलब एक ही बैच के लिए, वैसे तो पूरे दिन पढ़ाते हैं। बोलो अगर मैंने इनमें एलसीएम लूँगा, ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई हो गई तो इस वाले की इससे गुणा होती है। R2 माइनस R1 है, मैंने नीचे एलसीएम लिया। यहाँ पर अच्छा यहाँ पर तो कोई नहीं, चाहे इसके इससे गुणा कर दो चाहे इसके इससे गुणा कर दो, एक ही बात आती है। देखो यहाँ पे कम आया ये वाला समझ आया। देखो चाहे बेटा R1 की R2 से गुणा कर दो चाहे R2 R1 एक ही बात है। अगर आप यहाँ करना चाहें तो आप यहाँ नहीं कर सकते, यही तो पूछ रहे थे आप। हाँ आगे पीछे कुछ भी कर दो, मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई सेम होता है, ठीक है। नीचे आ जाएगा R1 माइनस नहीं, R2 माइनस R1 गलत हो जाएगा। ज़्यादा में से क्या रहता है, कम वाला तभी तो पॉजिटिव बचेगी, नहीं तो रेडियस ही क्या पहुँचा दोगे आप, नेगेटिव। R1 क्या है ज़्यादा, R2 क्या है कम, तो ज़्यादा में से क्या घटा है कम। अगर कम में से ज़्यादा घटाओगे तो रेडियस क्या आ जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि गुणा देखो R1 जो भी पॉजिटिव होगी R2 भी क्या होगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। अगर मैं कम में से ज़्यादा घटाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगी, और रेडियस कभी नेगेटिव होती है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा में से कम, हमेशा ज़्यादा में से कम, ठीक है। चलो सर इस क्वेश्चन पे आगे मैंने इस टाइप का तुम्हें एक कोई क्वेश्चन दिया, अब मैंने तुमसे पूछा कि सर P1 माइनस P2 क्या होगा, P2 माइनस P3 क्या होगा, P1 माइनस P3 क्या होगा। मैंने पूछा आपसे सबसे पहले पूछा P1 माइनस P1 कहाँ है, P2 कहाँ है। तो इस वाले बंदे को तो ये लगेगा कि मैं तो पानी में हूँ। अगर तुम यहाँ पर सर एक ऐसी सरफेस ले लो, यहाँ पर क्या ले लो, तो ये सरफेस तो पानी में डूबी हुई है, तो ये कितने घाई से हवा से कवर्ड है, एक घाई अंदर से ही तो है। अगर मैं 1 और 2 के लिए लिया, 1 और 2 के लिए, तो इसके देखो इसके ऊपर क्या हवा है, नहीं, सिर्फ क्या है पानी, ठीक है। तो हवा सिर्फ कहाँ है, अंदर, तो सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा, जो भी इसकी रेडियस है आप सर P2 माइनस P2 माइनस, तो अंदर क्या लगेगा इसे कि अंदर तो पानी है, और हवा सिर्फ कहाँ है बाहर, तो सिर्फ क्या आएगा, मैंने कहा P1 माइनस P3, तो
बाहर का और अंदर का देखेंगे तो अंदर भी हवा और बाहर भी हवा, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 40, ठीक है 40 अपॉन, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ जाएगा। Angle of contact. Angle of contact. ठीक। अब देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये है कि कोई भी एक सरफेस है, कोई भी सरफेस है, इस सरफेस पर अगर तुम कोई पानी की बूंद रखो या कोई भी ड्रॉप रखो लिक्विड की, कोई भी मैंने लिक्विड की कोई ड्रॉप कोई भी लिक्विड, तो जो वो एंगल बनाती है, यहाँ पर वो किससे कांटेक्ट है, यहाँ पर उसका ऐसे कांटेक्ट और इधर कांटेक्ट देखा जाए, ठीक है कुछ ऐसे यहाँ पर ये क्या है, किस पर रखी हुई है, सॉलिड पर, इसमें क्या है लिक्विड, बाहर क्या है, ठीक है। अभी इसका जो कॉन्टैक्ट है वो लिक्विड का और इधर क्या है सॉलिड, तो मैं कहूंगा यहाँ जो सरफेस टेंशन होगी एस, सरफेस टेंशन इज सॉलिड लिक्विड, इधर देखो इधर अगर देखा जाए तो सरफेस टेंशन होगी वो किसकी होगी, लिक्विड की, और बाहर क्या है, ठीक है। तो अब जो एंगल बना है इन दोनों के बीच में वो ये क्या कहलाएगा, थीटा। इस थीटा एंगल को ही हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट, थीटा एंगल को ही बोलेंगे हम लोग कांटेक्ट एंगल। तो सबसे ये देखो थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्टूज, क्या बोलेंगे, ऑब्टूज एंगल। और ये तभी होगा जब सरफेस टेंशन सॉलिड लिक्विड की ज्यादा होगी, इससे सरफेस टेंशन लिक्विड और एयर, सरफेस टेंशन ज्यादा होगी इससे लिक्विड और एयर से, लिक्विड और एयर से ज्यादा होगी, ठीक है। और यदि कोई ऐसी सरफेसेस बन गई, मान लो तुमने लिक्विड डाला और वो लिक्विड कुछ ऐसे आ गया, ऐसे फॉर्म में, तो एक सरफेस हो गई इधर, इधर किसकी हो गई, सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड, और दूसरा इसे कांटेक्ट करते हुए ये गई सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एयर। यहाँ पर एंगल क्या आया, ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो क्या होता है, 90 से कम, एंगल जो होता है वो होता है 90 से कम।
और इसे इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। और ये कब होता है? जब सरफेस टेंशन सॉलिड लिक्विड से सरफेस टेंशन लिक्विड एयर की क्या हो, ज्यादा हो। एक बार इसे देखो तो मैं समझा रहा हूँ, इसे बना दो, फिगर बना दो, लिख लो, फिर बता रहा हूँ कि कैसे पूछे, कैसे आएगा, कैसे नहीं। चलिए ये क्या होता है? ये जो केस होता है ये होता है ग्लास मरकरी के केस, ग्लास, और ये जो केस होता है ये ग्लास और वाटर का केस, ये ग्लास और वाटर का, ठीक है। ग्लास और वाटर का केस ये होता है और वैसे ही ये, ठीक है। अब कुछ भी तरीके से, जैसे मान लो ठीक है, जैसे जैसे तुम देखो इस पे अगर तुम डालोगे ये दिख रही है कभी फैली हुई दिख रही है, अगर कोई ड्रॉप होती है वो इस पर कभी फैली हुई होती है, इस टाइप से फैली हुई होती है, ठीक है। ये भी तो गिलास है, ये क्या है? गिलास। गिलास में कभी बूंद डालना तो वो बूंद ऐसे फैल सी जाती है, हल्का सा आकार भी ले लेगी और हल्का सा फैल जाती है, कभी डाल के देखना
ठीक है। अब यहाँ दिखा नहीं सकते, अब देखो तो वो इसलिए होता है क्योंकि देखो बेटा जब कभी भी ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है थीटा क्या हो 90 से ज़्यादा, वो तब होता है जब मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा फोर्स लगाएं, आपस में क्या लगाएं ज़्यादा, एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, कोई भी लिक्विड है, कोई लिक्विड ऐसा है जो आपस में कंबाइंड ज़्यादा है, तो आपस में कंबाइंड ज़्यादा होगा तो कुछ इस टाइप का फोर्स लगाएगा, ठीक है। और जहाँ ये आपस में कम फोर्स लगाएगा वो कुछ इस टाइप का फैल्स आ जाएगा, इस टाइप से ऐसा फैल्स आ जाएगा। एक कंडीशन तुम ऐसे भी ले सकते हो, जो सरफेस टेंशन होती है, सरफेस टेंशन वो सॉलिड की और लिक्विड की क्या है ज़्यादा, एज कंपेयर टू लिक्विड टू एयर, लिक्विड टू एयर, यानी कि इसकी सरफेस टेंशन क्या है कम है और इधर की सरफेस टेंशन क्या है ज़्यादा। तो ये क्या करता है, जब सरफेस टेंशन की वजह से ये क्या अपने गोले में ज़्यादा रहता है, ये इससे फैलता नहीं है। यहाँ पर वही चीज़ उल्टी पड़ जाती है कि यहाँ पर जो सरफेस टेंशन और लिक्विड की होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड टू एयर, ठीक है। इसकी वजह से भी यही होता है। अब दूसरा कतई इसी चीज को और अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हेडिंग डालो एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, हेडिंग डालो एडहेसिव फोर्स। हिंदी में बोलते हैं ससंजक बल, नहीं कोहेसिव फोर्स को बोलते हैं असंजक, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, दो फोर्स, ठीक है, दो फोर्सेस हैं, एक असंजक इसे बोलते हैं और एक होता है कोहेसिव, इसे बोलते हैं ससंजक। देखो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स की हम लोग बात करें, ससंजक और असंजक की बात करें। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स का मतलब होता है फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग एडहेसिव फोर्स, ठीक है। एक कोहेसिव एक एडहेसिव। अब दूसरी चीज रखें, जैसे मान लो ये पानी की बोतल है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर पानी है तो इसके अंदर क्या है एटम्स है, इसके अंदर एटम्स है। जो वो एटम है पानी के अंदर तो आपस में कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा रहे होंगे, ठीक है। तो जो इसके अंदर पानी है वो आपस में जो फोर्स लगा रहा है तो क्या वो समान एटम है, समान एटम है, पानी के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सब कैसे हैं समान है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कोहेसिव। लेकिन यही पानी पानी किस में भरा हुआ है बोतल में, तो बोतल प्लास्टिक पानी वाटर, तो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स अलग अलग नहीं हुए तो डिफरेंट हो गए। तो इस प्लास्टिक और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स कर रहा है डिफरेंट हो गए, तो डिफरेंट हो गए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग एडहेसिव, ठीक है, इसे बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। कोई भी चीज जैसे तुमने देखा होगा फेविक्विक, देखा है फेविक्विक, ठीक है, फेविक्विक तुम चिपकाओगे, फेविक्विक आपस में नहीं चिपका हुआ है, तुम निकालते हो आराम से बाहर हो जाता है ना, आपस में चिपकता है ना, वो सूख जाता है। तो वो तुमने क्या किया, जब तुम उसे ला के किसी चीज पे चिपकाते हो, ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल्स अलग और जिस चीज पे तुमने डाला उसके मॉलिक्यूल्स अलग, तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है चिपक जाता है। क्यों चिपक गया, क्योंकि वहां पर एडहेसिव फोर्स का बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स।
कोहेसिव फोर्स के एडिसिव फोर्स क्या है, ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज है। अब दूसरी चीज ये देखो कि यदि मैंने दो चीजें ली, मैंने कोई ऐसी ट्यूब ली, इस ट्यूब में मैंने वाटर भर दिया, पानी भर दिया, पानी भर देते तो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो सर जी, पानी जो कांटेक्ट में है, एक तो इस सरफेस के कांटेक्ट में है और दूसरा इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। सही है। अब तुम मुझे बताओ, यहां पर ये चीज का इसका कलर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ये क्या है, जिस चीज से बनाओ, मान लो ग्लास से बनाओ, मान लो ग्लास, अंदर क्या है, लिक्विड, अंदर क्या है, तो यहां पर एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। ठीक है, चिपकाने वाला फोर्स, चिपकाने मतलब डिफरेंट फोर्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, देखो गिलास और पानी के बीच में लगने वाला फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इनके आपस में लगने वाले फोर्स। तभी तो ये इधर जाके ऐसे चिपक गया, समझे ना, इसीलिए इधर इसे जाके, क्योंकि इसने क्या किया, देखो जो यहाँ पर फोर्स लग रहा था उसने क्या किया, इसे हल्का सा क्या कर दिया, सेव कर दिया, यानी कि ऊपर की ओर खींच लिया, चिपक गया। तो ये तब पॉसिबल है, ये कब है, ये तब है जब एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव ज्यादा है किससे, कोहेसिव। तब ये ऐसे, तो कोई भी संरचना ऐसे बनेगी, और ऐसे बनने पर थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, लेस देन, और लेस देन 90 का मतलब क्या है, ऑब्टूस की एक्यूट, ऑब्टूस एंगल बनना है कि एक्यूट एंगल बनना है, क्या बनना है, एक्यूट एंगल बनना है, क्या बनना है, एक्यूट एंगल। मैंने अगर 90 से अगर कम हो तो सोच लेना, 90 से कम हो तो एक्यूट एंगल बनना है। अब इसी कंडीशन को मैंने हल्का चेंज किया, इसी कंडीशन को मैंने क्या करा, मैंने वही एक ग्लास ट्यूब ले ली कोई, अब इसमें मैंने मरकरी भर दी। पहले इसमें क्या भरा हुआ था, वाटर, अब मैंने क्या भर दिया, मरकरी। ठीक है, अब मरकरी भरी तो सभी एक सरफेस पे देखो ऐसे इधर की ओर एक, इधर की ओर देखो, तो ये एंगल क्या हुआ, और थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90, तो कौन सा हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल। और ये कब हुआ, ये कब हुआ, आपस में लगने वाला फोर्स ज्यादा है, इन्हें आपस में अपने आप से मतलब, इन्हें इससे मतलब नहीं, लेकिन भरे हुए हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो सेप उसका लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, कौन सा एंगल, कौन सा फोर्स ज्यादा हो जाता है, कोहेसिव। कोहेसिव क्या रहता है, ज्यादा रहता है, किससे, एडहेसिव, एडहेसिव से ज्यादा। ठीक है, एडहेसिव से ये ज्यादा। अगर ऐसी मरकरी की कोई कंडीशन आएगी तो हम लोग उसमें ऐसे लिखेंगे, जहां पर भी ऐसी संरचना बन रही है, इसका मतलब समझ जाओ कि कोहेसिव ज्यादा है, एडहेसिव कम है, और कहीं पर कुछ टाइप से बन रही है, ठीक है, तो समझ जाओ कि एडहेसिव ज्यादा है और कोहेसिव फोर्स कम है।
हो गया। आप नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन क्लीन ग्लास एंड वाटर, कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन क्लीन ग्लास एंड वाटर, क्लीन ग्लास, क्लीन साफ ग्लास, ठीक है, क्लीन ग्लास एंड वाटर, क्लीन को साफ, क्लीन ग्लास एंड वाटर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्लीन ग्लास और वाटर के बीच में जो कांटेक्ट एंगल होता है वो कितना होता है? 0। अब जरा इस चीज को समझिए। सर अगर मैंने ये मेरा ग्लास है कभी क्लीन ग्लास, इसमें मैंने पानी भरा, तो वाटर जब पानी भरूंगा तो पानी भरा कुछ ऐसे से भरेगा, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। इधर का मिलाऊंगा तो इधर ही यही आया। अब मैं किससे मिला था? सरफेस से तो मिला था, तो सरफेस में यहाँ तक है, तो यहाँ से अगर मैं सरफेस देखूंगा वो भी इधर ही आएगी, दोनों क्या है? सेम है। सर अभी मैंने क्या करा था? अभी मैंने कुछ ऐसे बनाया था, एक मैंने इधर ले लिया और दूसरी देखो सरफेस ये थी तो मैंने ऐसे लिया। अब यही वाली सरफेस कुछ कैसी है? ऐसी कर्व है, ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं देखो यहीं पर साथ साथ चलूंगा तो इधर ही तो आऊंगा, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट एंगल कितना हो जाएगा? 0। या तुम ऐसे समझो कि अगर मैंने ऐसी सरफेस पर कोई पानी की बूंद डाली, गिलास है पानी की बूंद डाली, तो पानी की बूंद डाली तो पानी की बूंद इस पर ऐसे फैल जाती है, ऐसे। तो जितना इधर उतना ही इधर, इसकी सरफेस भी देखूंगा तो वो भी किधर रहेगी? इधर ही रहेगी। तो जो कांटेक्ट एंगल होता है थीटा की वैल्यू क्या आती है? 0। लेकिन इसके लिए क्लीन ग्लास और वाटर, न्यू लाइन से लिखना, फॉर ग्लास एंड मरकरी, फॉर ग्लास एंड मरकरी, फॉर ग्लास एंड मरकरी, फॉर ग्लास एंड मरकरी, कांटेक्ट एंगल इज 137 डिग्री। 130, अगर ये मरकरी और गिलास है तो कांटेक्ट एंगल कितना होगा? 137 डिग्री, 137। डिग्री, ठीक है। और किताब की जो थ्योरी है वो भी पढ़ लेना, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो थ्योरी के लिए आता है।
कैपिलरी। देखो कैपिलरी क्या होता है, जो लोग आप सब लोग ध्यान करो कि हम लोग, तुमने दीपक जलते हुए देखा होगा, ठीक है, दीपक जलता है। ये पुराने जमाने में लालटेन जलती थी, पुराने जमाने में तो थोड़े दिन पहले। हम मट्टी का तेल मिलना बंद हो गया है, अभी मिलता है नहीं मिलता, नहीं मिलता है, बंद हो गया। हम मट्टी का तेल मिलता है, तो पहले मिट्टी का तेल मिलता था, ठीक है, कोटेदार के पास ज़्यादातर मिट्टी का तेल मिलता था, तो उससे लालटेन जलती थी, लालटेन जलती थी। अब आप क्या करना, मिट्टी के तेल के अंदर, मिट्टी का तेल मिलना, तो उसके अंदर जो भी लौ बनाते थे वो किसी कपड़े के लिए बनाते थे। या तो वैसे खरीद के कौन लाए, कपड़ा ऐसे ऐसे किया, ऐसे करते, करने के बाद में ऐसे उसमें भिगो देते थे, ऊपर से जो ढक्कन होता था, ढक्कन के पार हल्का सा ऐसे निकाल लिया, ऐसे करके उसमें आग लगा दिया और वो जलता रहता, ठीक है। अब एक बात बताओ, वो किसमें पड़ा हुआ था, मिट्टी के तेल, कैरोसिन बोलते हैं, ठीक। मैंने क्या किया, एक कपड़े को कैरोसिन में डुबोया, डुबोने के बाद उसमें आग लगाया, तो एक संग नहीं जल जाएगा, एक साथ जल जाएगा, नहीं जल जाएगा, एक साथ जल जाएगा भाई, ठीक है। तो जब मैं पहले डिब्बी में आग लगती थी तो वो एक साथ नहीं जलता था, वो भी एक साथ जल जाना चाहिए था पूरा, ठीक है, वो पूरा एक साथ नहीं जलता, ठीक है। या तुम कोई भी दीपक देखो, कोई भी जो दीपक जलता है, तो दीपक को तुम जलाओ तो दीपक जलेगा, तो उसमें रुई लगती है, कॉटन लगती है, ठीक है। तो कॉटन लगाओगे तो तुम देखोगे कॉटन में तुमने आग लगा दी, उसके अंदर क्या होता है, फ्यूल होता है, ऐसा तेल हो गया, ये घी हो गया, ऐसा कुछ चीज़ होती है, जले गया, तो वो धीरे 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 वो खत्म होता जाता है। और अगर वो कतई खत्म हो गया, ठीक है, तो वो चाहे तो फिर पूरा जल जाएगा, फिर पूरा कॉटन जल जाएगा, उससे पहले पूरा कॉटन नहीं जलता, ठीक है। ये सब चीज़ हमारी देखनी थी, वो सब चीज़ क्यों, वो सब चीज़ वर्क जो करती थी वो करती थी कैपिलरी के फॉर्म में, वो करती थी कैपिलरी के फॉर्म में वर्क करती थी, कैपिलरीज। सर कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी का मतलब हो गया इतना महीन, ठीक है, इतनी महीन ट्यूब, ट्यूब ट्यूब का मतलब बीच में क्या हो, खोखली, बीच में क्या हो, इतनी महीन, हमारे बाल से भी, हमारा हेयर है, उस हेयर से भी महीन महीन कैपिलरीज होती है। जैसे कोई भी अगर कॉटन लोगे, तुम कोई भी कॉटन लोगे, तो वो कॉटन में बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, ऐसी कैपिलरी, ऐसी क्या होती है, कैपिलरी, बहुत सारी कैपिलरी होती है, अनंत कैपिलरी, ऐसे समझो, ठीक है। अब जब इसको मट्टी के तेल में डुबोया मैंने, मट्टी के तेल में डुबोया, तो ये जो तेल है ना, ये जो तेल वो कैपिलरी में कहाँ चला जाता है, कैपिलरीज में ऊपर चला जाता है। और जब ये कैपिलरीज में ऊपर चलता है, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दी, आग, यहाँ लगा दी मैंने आग, ठीक है। तो जो मट्टी का तेल जो ऊपर चला हुआ था, जो यहाँ पर मट्टी का तेल था, वो ही जलता रहता है, नीचे से कम होता है तो फिर चल जाता है, कम होता है फिर चला जाता है, फिर चला जाता है, फिर चला जाता है, धीरे धीरे मट्टी का तेल खत्म हो जाता है, ठीक है। वो कैपिलरी के फॉर्म में बनता है। और जो लोग अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं, उन लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, उन लोगों ने देखा होगा, जब अभी हमारा गन्ना बोया गया है, ठीक है, गन्ना जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा, तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे खुदाई कर दो, खुदाई कर, घास की, कुछ लोगों के खेत में घास नहीं होती तभी खुदाई करते हैं। अभी देखो, फिर तुमने जानने की कोशिश करिए वो गन्ने की खुदाई क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है ना, मिट्टी मेरी कैपिलरीज बन जाती है, नहीं क्या बन जाएंगी, कैपिलरी। अब देखो, जैसे मान लो ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर बहुत सारी कैपिलरी होती है, बहुत सारी कैपिलरी। अब यहाँ पर क्या है, गील, यहाँ क्या है, गील जानते हो ना, गील का मतलब है नमी, ठीक है। अब कैपिलरी जब सन की रेज डायरेक्ट इस पर पड़ती है, तो यहाँ की ये जो रेज होती है, जो यहाँ की गील होती है ना, उसे जल्दी क्या कर देती है, खत्म कर देती है, गील हो जाती है। सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है तो गील क्या हो जाती है, उड़ जाती है। इसलिए क्या करते हैं, वो खुदाई कर देते हैं, खुदाई करने से क्या होता है, कैपिलरी ब्रेक हो जाती है और उसके ऊपर मिट्टी पड़ जाती है। तो सन की रेज जो डायरेक्ट पड़ती है वो नीचे नमी तक पहुँचती नहीं है, इसीलिए उस खेत के अंदर नमी भी ज़्यादा दिन तक चलती है। एक मेन फैक्टर ये भी, ठीक है, कैपिलरीज के, हाँ, ये भी मेन फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें हैं,
कैपिलरीज, तो कैपिलरी का यूज हम लोग यहाँ करते हैं। ठीक? तुम लोगों ने कभी जानने की कोशिश करी नहीं तुम्हारा दीपक जो जल रहा है वो क्यों जल रहा है और उसका तेल क्यों खत्म हो रहा है? कभी जानने की कोशिश नहीं की? मेरी माता से पूछ लेती, बताओ क्यों खत्म हो रहा है इसको? नंबर लगा पूछो। ठीक, तो अब मैं कैपिलरीज की बात करूँ। सर देखो बच्चे, एक कैपिलरी मैंने कहा एक इतना महीन होती है जितनी महीन हमारे बाल है, बाल से भी महीन हमारी कैपिलरी है। ठीक है, मैंने क्या किया, चलो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखो कैपिलरीज को मैंने क्या किया, उसे मैं जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, बड़ा कर दे रहा हूँ, इससे थोड़ी देखिए आराम से। कोई कैपिलरीज है, इसे मैंने जूम कर दिया। ठीक है, जूम करने के बाद मैंने इसमें एक प्रकार से क्या भर दिया, पानी भर दिया। इस कैपिलरी को मैंने जूम कर दिया है। ठीक है, तुम ये मत समझो इतनी बड़ी कैपिलरी होती है, ठीक, कैपिलरी की होगी। अब क्या होगा, इसके अंदर पानी ऊपर चढ़, इसके अंदर पानी ऊपर, पानी ऐसे ऊपर, तो पानी कितने हाइट तक चढ़ता है? अगर इसकी त्रिज्या, इसकी रेडियस कैपिलरी की क्या है, आर, इसका सरफेस टेंशन क्या है, टी, तो कैपिलरी को पानी चढ़ता है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर या आर रो जी, आर रो जी। रो क्या है, इसकी डेंसिटी है, रो है डेंसिटी। सर थीटा क्या है, कांटेक्ट एंगल, थीटा क्या है, थीटा कांटेक्ट एंगल, तो थीटा होता है कांटेक्ट एंगल। रो क्या हो गई सर, डेंसिटी, जी तो तुम्हें पता है ही है, ठीक है, और टी तुम्हें पता ही है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी। टी क्या है सर, सरफेस टेंशन, इसकी लिक्विड की सरफेस टेंशन ऑफ आदि प्रेजेंट, सरफेस टेंशन ऑफ, ठीक है, ये होता है इसका बस 5 मिनट का और बचा है, वो अपन जो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा अपन लोग तब देखेंगे। ठीक है, कल होगा क्या पता कब आए।